नहीं रहा है। आखिर क्यों? अगर हम तो उस समय भी हल्ला किए थे कि जब तक उतने पैसा का सब जगह चापक हल्ला नहीं लगा। कोई नहीं करता है, शोर मचाता है, हल्ला नहीं करता है। बोलिए, अच्छा जारी रखिए। सर, इसलिए महोदय बजट बनाते समय लंबा चौड़ा है लेकिन खर्च नहीं कर पाते हैं। महोदय इनकी स्थापना प्रतिबद्ध व्यय लगातार बढ़ रहा है। 21-22 में 1,09,825 करोड़ था, 22-23 में 1,26,749 करोड़ हो गया। महोदय 23-24 में 1,50,247 करोड़ से 24-25 में 1,78,706 करोड़ हो गया। 25-26 में इनके कुल बजट में से योजनाबद्ध में 1,16,759 करोड़ में स्थापना प्रतिबद्ध व्यय में 2,01,135 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। महोदय ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, इनको इतने ऋण लेने की पात्रता है। कोई भी व्यक्ति ऋण पात्रता से नहीं लेता बल्कि जरूरत से लेता है। इस प्रकार ऋण लेने की प्रवृत्ति का नतीजा राज्य पर बुरा असर पड़ेगा। ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत वाली कहावत पर मत चलिए। 21-22 में 2,27,195 करोड़, 21-22 में 2,57,510 करोड़, 22-23 में 2,93,307 करोड़, 23-24 में 2,68,613 करोड़, 24-25 में 2,97,909 करोड़ और 25-26 में जो अनुमानित होगा 3,32 करोड़ 740 का ऋण भार है। महोदय अब मैं अपने क्षेत्र समाप्त करिए। कुछ समस्याओं को कहना चाहते हैं। क्षेत्र की समस्या के कहे बिना हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ हमारे यहाँ भी, जैसे पिछले बार हमने चर्चा किया, 1 मिनट है, बोल जाइए जल्दी। वन विभाग और सड़क विभाग में 2 सड़क हमारा था। वन विभाग भर से सड़क में चल रहा है, नगर विकास भर से सड़क में। इसलिए वन विभाग तीनों मंत्री मिल करके आपस की समस्या को निदान करें। अब बिहार का जो 5 साल से चल रहा है, जिस टाइम में आप पैसा देते हैं, जो 2 साल में कंप्लीट करना है, वो 5-5 साल से पड़ा हुआ पूरे बिहार में। 17 सड़क जो है हम समझते हैं कि NH का पड़ा हुआ है, हर एक जिला का पड़ा हुआ है, और जहां उस समय जो चर्चा हो रही थी नगर विकास का भी पड़ा हुआ है। इसलिए जो हमारे मधुबनी का है, जो सबसे बड़ा पूरे देश दुनिया में सबसे ज्यादा क्राफ्ट विलेज के नाम से मधुबनी में जितवारपुर है, हम समझते हैं कि वो सबसे बेस्ट है पूरे दुनिया में। उससे बड़ा अवार्ड कहीं का नहीं मिला मधुबनी पेंटिंग से लेकर के। उसको पूरा करने के लिए अब मधुबनी सड़क में सिंघनिया चौक से सूरी स्कूल हाई भाई महाराजगंज तक और RK कॉलेज से लेकर बुबना उद्यान तक 2 सड़क है, जिसको बनवाने का कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ललित नारायण मंडल, 10 मिनट का समय आपके पास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा में प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं। माइक ठीक कर लीजिए और नीचे कर लीजिए माइक। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्रवण बाबू, और आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि विधानसभा में मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। मैं अपने विधानसभा सुल्तानगंज की जनता, महान जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि हमको विधानसभा में कुछ बोलने का मौका मिला है। महोदय, जब से 24 नवंबर 2005 से नई सरकार बनी है, पूरा बिहार की जनता देख रही है कि बिहार का विकास हो रहा है और बड़ी तेजी से हो रहा है। चाहे शिक्षा विभाग की बात कीजिए, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात कीजिए, चाहे बिजली विभाग की बात कीजिए, सड़क, पेयजल आदि क्षेत्रों में सरकार विशेष ध्यान दे रही है। हम कॉलेज शिक्षक रहे सर, हमको याद है वह जमाना जब हम 7-8 महीना वेतन नहीं मिलता था, हम लोग हड़ताल करते थे तो पटना से कहा जाता था माल महाराज का मिर्जा खेले होली। हम उस जमाने को भी याद करते हैं सर। और आज सरकार समय पर हम शिक्षकों को वेतन दे रही है, कॉलेज में शिक्षक की बहाली हो रही है, स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में, हाई स्कूल में, +2 स्कूल में, हर जगह बहाली हो रही है और सबको वेतन मिल रहा है। इसके लिए मैं सरकार को
आपकी तरफ से, आपके द्वारा मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले महोदय, बिहार में मात्र 42,481 पुलिसकर्मी कार्यरत थे। वर्तमान में इसकी संख्या 1,10,000 हो गई है, जिसमें 30,000 से अधिक महिलाएं हैं। जो महिलाएं पहले असुरक्षित रहा करती थी, शिल्पी गौतम की घटना जहां पर होती थी, आज वही शिल्पी हमलों की सुरक्षा में बंदूक और राइफल लेकर के सड़क पर गलियों में घूम करके बिहार की रक्षा करती है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज अपराध नियंत्रण के लिए डायल 112 डायल कीजिए, तुरंत पुलिस हाजिर हो जाती है और आपकी समस्या को सुनती है और आपको जो समस्या है उसका हल भी करती है। इसके लिए भी, और हम ये नहीं कहते कि अपराध बंद हो गया है। अपराध बंद होने का चीज नहीं है, बंद नहीं हो सकता है। अपराध होता है, लेकिन सरकार द्वारा उसका निवारण भी किया जाता है। घटनाएं घटती हैं, लेकिन तुरंत उसका निवारण सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाता है। यह भी सरकार की उपलब्धि है। सरकार में सामाजिक सौहार्द के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द का भी माहौल कायम है। पहले हम भागलपुर यूनिवर्सिटी के टीचर रहे हैं, वहां पर दंगा होता था, हमेशा डर लगता था कि पता नहीं कब दंगा हो जाएगा। लेकिन आज सर, भागलपुर ही नहीं, पूरे बिहार में कहीं भी कोई भय नहीं लगता है, कहीं दंगा का माहौल नहीं है। सब अमन चैन से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अमन चैन से जी रहे हैं। इसके लिए भी मैं इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पहले 8,000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई है। हम लोगों से भी लिस्ट मांगा गया है, हम लोगों ने भी लिस्ट दिया है, और शेष कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी होनी है। उसी प्रकार हिंदू मंदिरों का भी घेराबंदी हो रही। पहले हिंदू मंदिरों का घेराबंदी नहीं होता था, लेकिन इस सरकार ने हिंदू मंदिरों का भी घेराबंदी की व्यवस्था किया है, जिससे कि सामाजिक सौहार्द बनी रहे। और शिक्षा पर कितना विशेष ध्यान दिया गया है, ये हम लोग सब जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है और स्कूल जाता है, उसी वक्त उसको पोशाक मिलता है, आहार मिलता है, किताब मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, पढ़ने की सारी व्यवस्थाएं मिलती है। आज महाशय ये स्थिति है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छे शिक्षक नहीं है, सभी शिक्षकों की बहाली हो गई है, और गांव सुदूर गांव में अच्छे से शिक्षक जाते हैं पढ़ाने के लिए, और बच्चे मन लगा कर वहां पढ़ रहे हैं। इसके लिए भी मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब तक 2 बार में 2,53,000 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण होकर सरकारी शिक्षक बन गए हैं। स्वास्थ्य सेवा पर भी विशेष ध्यान है। एक जमाना था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर को पर्चा लिखने के लिए कागज नहीं होता था, थानेदार को FIR करने के लिए पेपर नहीं होता था। कहता था कि बाजार से 2 पेज पेपर लाइए, तब हम FIR करेंगे, तब हम पर्चा लिखेंगे। वही बिहार आज ऐसा है सर कि जिस भी हॉस्पिटल में जाइए वहाँ पर पेशेंट भरा पड़ा रहता है, उसका इलाज होता है, वहाँ डॉक्टर हैं, वहाँ नर्स हैं, वहाँ दवाई फ्री मिलती है। और वही स्थिति थानेदार की है। थाना में जाइए, वहाँ कोई थानेदार आज आपसे कागज कहता है बाजार से, कार्बन बाजार से लाइए। आज वहाँ सभी उपलब्ध, सब चीज वहाँ उपलब्ध है और लोगों को न्याय मिल रहा है। इसके लिए भी हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। अब बिहार में पहले टारगेट था कि सुदूर देहात से पटना 6 घंटे में आनी है, लेकिन अब सरकार ने उसको बदल करके 5 घंटा कर दिया गया। इतना रोड बना है सर, हम तो देखते हैं कि अपने विधानसभा की बात करते हैं, हर गांव को हम लोगों ने रोड से जोड़वा दिया है। एक भी गांव, दुर्भाग्य से एक भी गांव नहीं बचा हुआ सर जिस गांव को इस सड़क से नहीं जोड़ा गया है। सड़क से जोड़ा गया है। और एनएच की भी स्थिति बहुत अच्छी है, और 4 लेन इतना बन रहा है कि समझ में आता है कि लगता है कि सब जमीन रोडे में चला जाएगा, क्या होगा। इतना विकास हो रहा है सड़क के मामले में, इसके लिए भी हम सरकार को धन्यवाद देते हैं सर। 2 मिनट और है आपके पास जी। जब 2 ही मिनट बचा है,
तो हम अपनी बात भी कुछ करें सर। पहले हम अपने मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी का भी हम धन्यवाद देते हैं कि सुल्तानगंज में इन्होंने हवाई अड्डा दे करके हम लोगों को गौरवान्वित किया है। हम बिहार सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, सुल्तानगंज में गंगा रिवर फ्रंट बन रहा है और गंगा फिर से उत्तर वाहिनी होने वाली है। इसके लिए भी हम बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 1800 करोड़ का हमने डिमांड किया था। 1800 करोड़ गंगा जल को लिफ्ट करके बड़ुआ डैम में और जलाशय में डाल करके उसको फिर सिंचाई की व्यवस्था करने की बात सरकार ने स्वीकार किया है। इसके लिए भी हम बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, कुछ बात है, हम अपने क्षेत्र के डिमांड की बात करते हैं। सर, हमारे यहाँ 2 प्रखंड है, सुल्तानगंज प्रखंड और शाहकुंड प्रखंड। सुल्तानगंज प्रखंड में अंगीभूत महाविद्यालय है जहाँ पर कि मैं शिक्षक रहा हूँ, लेकिन शाहकुंड प्रखंड में एक भी अंगीभूत महाविद्यालय नहीं है। सरकारी नीति के अनुसार उस प्रखंड में एक अंगीभूत महाविद्यालय बनना चाहिए। हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय बात सुन रहे हैं, शाहकुंड में एक भी अंगीभूत महाविद्यालय नहीं है। वहां पर अंगीभूत महाविद्यालय बनाने की कृपा कीजिए, जिससे क्षेत्र की जनता का विकास होगा। सर, सुल्तानगंज बाजार में एक महिला अस्पताल है जहां पर पहले बहुत अच्छी सेवा दी जाती थी। आज सब सेवा रेफरल हॉस्पिटल भागलपुर, रेफरल हॉस्पिटल सुल्तानगंज में उपलब्ध है। लेकिन हम चाहते हैं कि बाजार में, सर एक सेकंड, बाजार में होने के कारण उस महिला हॉस्पिटल का भी उद्धार किया जाए, जिससे कि प्रसव के दौरान जो शहर की महिला अगल बगल की होती है उनको सुविधा मिले। सर, और अंत में सर हम एक बात कहना चाहेंगे, जैसे और भी दूसरे क्षेत्रीय भाषाओं को आपने महत्व दिया है, उसी तरह अंगिका को भी आप महत्व दीजिए और अंगिका भाषा में भी आप मध्य विद्यालय में, उच्च विद्यालय में और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की बहाली कराइए बीपीएससी से। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मुरारी मोहन झा, 15 मिनट समय आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय अपने उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, जो हमारे वित्त मंत्री भी हैं, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं, और आदरणीय जनक सिंह जी जो मुख्य सचेतक हमारे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं अपने क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने अपना आशीर्वाद देकर मुझे इस सदन में खड़ा होकर बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं कल नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुन रहा था और वो जो बखान अपना कर रहे थे उनके पिताजी के शासनकाल का 1990 से 2005 तक का, मुझे आश्चर्य होता है। कारण अब पता नहीं उस समय इनकी उम्र क्या रही होगी। अगर उम्र भी रही होगी तो पता नहीं वो कहाँ रहते होंगे। उन्हें पता नहीं बिहार की क्या स्थिति थी। यहाँ के लोगों ने देखा है, यहाँ के लोगों ने झेला है महोदय, जिसका नतीजा था कि आज पूरे देश ने बिहार के नाम पर, पूरा देश शर्मसार था। कोई बिहार आना नहीं चाहता था, बाहरी लोग बिहार आना नहीं चाहता था, और यहाँ के व्यापारी सभी यहाँ से पलायन करके बिहार छोड़ के अन्यत्र भागने को मजबूर थे। महोदय, निश्चित रूप से जो वो कारखाना आप भी देख रहे हैं, चश्मा उतारिएगा तब ना दिखाएगा आपको। देखिए नहीं रहे हैं, चश्मा उतारिए ना तब ना बुझाएगा। महोदय, निश्चित रूप से वो जो कार्यकाल था, जो यहाँ की जनता ने
जंगल राज का संबोधन किया वो कोई गलत नहीं था महोदय। निश्चित रूप से वो 15 साल का कार्यकाल लगता था बिहार में जैसे पूरा बिहार अंधकार में, कहीं भी न सड़कें थी न कहीं बिजली, 24 घंटे में बिजली आ पाती थी, एक आध घंटा मुश्किल से बिजली आ पाती थी। और आज का भी स्थिति वो सब भी देख रहे हैं सदन में बैठ के, और पूरा बिहार पूरा देश देख रहा है। आज निश्चित रूप से हम लोग दरभंगा से अगर समस्तीपुर जाने के लिए भी निकलते थे महोदय, तो 4 घंटा समस्तीपुर 35 किलोमीटर का दूरी तय करने में लगता था महोदय। तो वो कार्यकाल इनको याद करना चाहिए। चाहे हॉस्पिटल हो, अस्पताल में कहीं कोई डॉक्टर का अता पता नहीं रहता था, और हमारे यहाँ दरभंगा जिला में इतने नामी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहाँ की जो दुर्दशा थी उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ महोदय। तो निश्चित रूप से यह 20 साल में जो यह परिवर्तन हुआ है, आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है महोदय। उस काल में अगर आप देखें तो कुछ ही व्यापार यहाँ चल रहा था, लूट, अपहरण, बैंक डकैती, यही उद्योग एक बनकर उस समय रह गया था महोदय। निश्चित रूप से आज जो परिवर्तन हुआ है आदरणीय नीतीश जी के एनडीए के कार्यकाल में, वो देख के ये लोग घबराए हुए, वो लोग समझ रहे हैं अपने आप को कि ये चूंकि सत्ता से काफी दूर चले गए हैं। और निश्चित रूप से जो सदस्यों ने कहा है कि इस बार के आने वाले चुनाव में इनका जो स्थिति था वो देखने लायक रहेगा महोदय। निश्चित रूप से महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वो बजट आकार समग्र बजट पेश किया गया है। इसमें चौतरफा विकास का चिंतन हुआ है, और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास का विशेष ध्यान रखा गया है महोदय। बिहार के लगभग 3,17,000 करोड़ रुपया का वर्तमान बजट से स्पष्ट है कि किस प्रकार यह बजट सरकार के सामाजिक क्षेत्र और ढांचागत विकास को अपना आवंटित केंद्र किया है महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अंतर्गत महिलाओं, युवाओं सबका चिंतन मनन हुआ है। आज आपका ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहेंगे एवं राज्य के विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का संकल्प न्याय के साथ विकास, राज्य के विकसित परिकल्पना को साकार करने वाला बजट पर अध्यक्ष महोदय मैं अपना विचार व्यक्त करता हूं। हर बार चुनौतियों को ऐसे हराते हैं हम, जख्म जितना गहरा हो उतना मुस्कुराते हैं महोदय। आज वही प्रश्न खड़ा करते हैं। जब खुद की सरकार थी 2005 में, तो उनकी सरकार की कुल बजट 23,885 करोड़ रुपए का था महोदय। उससे कई गुना ज्यादा एनडीए सरकार में 60,954 करोड़ रुपए सिर्फ शिक्षा का बजट है महोदय। एनडीए सरकार में वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 2,79,000 करोड़ का बजट था। वहीं वित्तीय वर्ष 25-26 में 3,17,000 करोड़ रुपए की है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से 38,000 करोड़ रुपए अधिक है महोदय। न केवल बिहार के बजट में वृद्धि हुआ है, बल्कि एनडीए सरकार ने वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित किया है महोदय।
जब उस कार्यकाल की बात करके तो सड़कों की दुर्दशा लोगों ने झेली है, देखी है। और उस समय जो हमारे नेता थे बिहार के, वो खुद स्वयं भी बोला करते थे कि हमारे लोग सड़क पर नहीं चलना चाहते, जो हमारे बैलगाड़ी पर चलते हैं वही हमारे मतदाता है, इसलिए सड़क की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो जिनका महोदय सोच ही ऐसा था, उनका समझ सकते हैं। उनके बखान करने वाले उनके सुपुत्र कल बयान दे रहे थे और बखान कर रहे थे। महोदय 2005 से पहले की सरकार में ग्रामीण सड़कें टूटी फूटी अवस्था में थी, सड़क पर पैदल चलना मुश्किल था महोदय। बिहार गड्ढों वाली सड़कों के लिए बदनाम था। बस 1990 से 2005 तक सड़क का निर्माण 9 के बराबर होता था, लेकिन अलकतरा खरीदी में 14% से बढ़ाकर 93.7% हो गया। उस समय के मंत्री अलकतरा बेचकर घोटाला किया करते थे महोदय। सड़क कहां से बनती जब अलकतरा ही आपूर्ति नहीं हो पाता तो सड़क कहां से बनती महोदय। वहीं 2005 में एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार में सड़कों, नदियों पर पुलों का जाल बिछ गया। घंटों की दूरियां मिनटों में बदल गई है। ग्रामीण इलाके अब तक 1.17 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है महोदय। वहीं अगर बिजली विभाग की बात करें तो उस समय की जो स्थिति थी, लोग बिजली के लिए कराते थे, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे। और आज वो स्थिति है बिहार में। 2005 से पहले की सरकार बिहार को लालटेन युग में धकेल दिया था महोदय। लोग शाम में 4 बजे के बाद घर से डर से निकलते नहीं थे, कब किस बहन बेटी का अपहरण हो, हत्या, बलात्कार हो जाएगा, कोई अप्रिय घटना घट जाएगा, कोई नहीं जानता था। महोदय, वहीं एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार में बिजली की हालत अच्छा होने से शांति बनाए रखिए। माननीय सदस्य, आप लोग शांति बनाए रखिए। सत्येंद्र जी भी उस समय की स्थिति को देखे होंगे, मगर अब करेंगे क्या? यहाँ बैठे हुए हैं तो वहां तो पक्ष में बोलना ही ना पड़ेगा। बिजली की हालत, और शाम 4 बजे के बाद घूमने भी निकलती है, क्योंकि एनडीए सरकार ने सस्ते दर पर राज्य के सभी गांवों और टोलों में 24 घंटा बिजली सुविधा प्रदान कर रही है। वहीं महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखते हैं तो वर्ष 2005 से पहले की सरकार में स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर थी। अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, आम जनता उपचार कराने के लिए दर दर भटक रहे थे। उपचार नहीं होने के कारण मरीजों को जान गंवाना पड़ता था। वहीं एनडीए सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार अद्वितीय विकास हुआ है। राज्य के सभी पंचायतों में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कर गरीब गुरबा एवं पीड़ित परिवारों को स्वास्थ्य का उपचार किया जा रहा है। असाध्य रोगों का उपचार हेतु अस्पताल का निर्माण कर डॉक्टर को पदस्थापित किया गया है। जिंदगी अक्सर उन्हीं को चुनौती देती है जिनकी औकात होती है कुछ करने की। महोदय, ये उस समय का इन लोगों का प्रचलन नारा था। इनके समय में माननीय सदस्य, आप थोड़ा संक्षिप्त कीजिए। 1990 से 2005 के कार्यकाल में महोदय भूला बाल साफ करो का नारा दिया करते थे। ये जातीय उन्माद फैलाने का काम किया करते थे।
ये आज दलित की बात करते हैं, अति पिछड़ी की बात करते हैं। मैं उनको चैलेंज देता हूं कि उन्हीं का नारा दिया हुआ है, भूला बाल साफ करो। जातीय उन्माद बिहार में फैलाने का किसने प्रयास किया था महोदय? तो मैं याद दिलाना चाहता हूं उनको, बिहार के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है महोदय। और शिक्षा के बारे में बताऊं तो वर्ष 2015 से पहले की सरकार में जहां बहन बेटियां घर में सुरक्षित नहीं थी, निकलकर स्कूल नहीं जाना चाहती थी कि कब मेरा अपहरण हो जाएगा, पढ़ने के लिए सरकार के द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं की जा रही थी। आज तत्कालीन सरकार के द्वारा चरवाहा विद्यालय खोला जा रहा था। वहीं एनडीए के सरकार बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बहन बेटियों को कैसी अच्छी शिक्षा प्रदान किया जा सके, उसके लिए सुयोग्य शिक्षक कैसे घर से निकलकर विद्यालयों तक पहुंचे, उसके लिए साइकिल, पोशाक, कैसे गरीब परिवार के बच्चे भी उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान कर सके, उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा प्रदान कर वो सारी नीति लागू कर शिक्षित किया और सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया, जिस कारण बिहार की बेटियां भी बड़ी मात्रा में बिहार से बाहर भी सरकारी नौकरी एवं रोजगारों में अपनी पहचान बना रही है महोदय। जो लोग अपने मनोरंजन के लिए गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन करते हैं, उन्हें विधानसभा में गरीबों की बात, गरीबों के हित के लिए पेश किए गए बजट फालतू ही लगेंगी महोदय। वो मिलेगा, चिंता नहीं कीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं, वो मिलेगा। 95 लाख जो घोषणा की है वो सबको मिलेगा। आप समाप्त करें। आप घबराइए नहीं। सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना पक्ष रखें। एक मिनट महोदय, 1 मिनट में समाप्त करते हैं। 1 मिनट किया जाए, आपका समय हो गया। मैं बोल देता हूँ महोदय। कश्ती चलाने वालों ने जब हार की के दीपतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मजेदार हमें फिर भी दिखाया है हमने, और फिर वो दिखा देंगे सबको कि किन हालत में आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सब समझदार है, अपने बैठ जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपका समय 19 मिनट है। मुझको सरकार द्वारा प्रस्तुत आय व्यय पर बोलने का अवसर दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि आपके बजट में जो खामियां हैं उस ओर मैं इशारा करूंगा। विपक्ष का यही काम है कि आपके बजट की खामियों को उजागर करें, आपके सामने समक्ष रखें। ये इस सूबे के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के जमाने में बिहार पूरे देश में नंबर 1 पर था, लेकिन आज आप बीमारू राज्य के रूप में हैं। कांग्रेस के जमाने में 32 चीनी मिलें काम कर रही थी। आज कुछ ही चीनी मिल जो तो आपके यहाँ काम कर रही है, इस पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सरकार रोजगार के अवसर का ढिढोरा पीटती है, परंतु आज तक बिहार में एक वैसा आईटी पार्क जिसमें कई आईटी कंपनियों का ऑफिस हो नहीं बन पाया है। यहाँ के इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले छात्र दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस राज्य में रोजगार के अवसर ही नहीं मिल पा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप बैठे हुए
बड़ी चर्चाएं होती हैं कि हमने इतनी नियुक्तियां कर डाली। जब लोग नौकरी पाते हैं तो प्रसन्नता होती है, लेकिन आपने जो नियुक्तियां की हैं उसमें नियुक्त होने वाले शिक्षक आज भी दुखी हैं और आपका जो सिस्टम है वो कहता है कि हम जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। एक ओर तो आप डिजिटल इंडिया की चर्चा करते हैं, दूसरे ओर आपके सॉफ्टवेयर बनाने में इतनी दिक्कतें आती हैं, तो या तो डिजिटल इंडिया की चर्चा करना बंद कर दीजिए, पहले इसको ठीक ठाक कीजिए जो लोग दुखी से सुख की ओर लोग जाए नियुक्त होने वाले। राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं मैनेजमेंट आदि के कॉलेजों की संख्या बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। इसके बावजूद यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को इस राज्य में रोजगार नहीं मिल पा रहा है और वे अन्य राज्यों अथवा दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। दूसरे राज्यों में 150-200 तक की संख्या में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं और वहां विनिवेश के कारण सबों को रोजगार मुहैया हो जाता है। अभी उद्योग मंत्री जी थे, यहाँ चले गए। उद्योग मंत्री जी ने 2023 के अपने बजट भाषण में स्पष्ट उल्लेख किया था, संजोग से वो नहीं है, ये उनकी बात है कि राज्य में विनिवेश घटते जा रहे हैं, जो आपकी सरकार में कबीना मंत्री हैं। 20 वर्ष से एक ही सरकार है, परंतु विनिवेश के लिए सरकार कोई ठोस उपाय अभी तक नहीं कर पाई। महोदय, मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में माननीय वित्त मंत्री जी आप भी मौजूद थे। मैंने चर्चा किया था कि अपने जिले मुंगेर में रेलवे का कारखाना है और उस कारखाने में बम्बई और कलकत्ता से उसके छोटे छोटे सामान आते हैं। यहाँ के व्यवसायियों से मिलके उसकी लिस्ट बना करके यहाँ के व्यवसायियों से इसका उत्पादन कराएं, जो वो माल कारखाने में जाए। लेकिन पता नहीं इसका क्या हश्र होगा, आपके सामने मैंने कहा था। सरकार के लोग यह बोलते रहते हैं कि फलाने समय में बजट इतना था। अरे भाई, उस समय जो बजट था तो बाजार मूल्य का मूल्यांकन कहां से होता है? उस समय के रुपए का वैल्यू जो था, 7,000 रुपए में 10 ग्राम सोना मिलता था और सोने से बाजार का कैलकुलेशन होता था। और उस मूल्य के अनुपात में आज जो बाजार मूल्य है कि 90,000 रुपए में 10 ग्राम सोना मिलता था, तो उस समय का 5,000 हो या 4,000 हो, वह आज 4 लाख के बराबर है। महोदय, उस समय जीएसटी जैसा गब्बर टैक्स नहीं था। जीएसटी के माध्यम से राज्य के छोटे छोटे व्यवसायियों की कमर तोड़ दी गई। यहां तक कि बहुत सारे व्यवसायी अपना उद्योग धंधा बंद कर चुके हैं। इस टैक्स का बोझ इनडायरेक्ट रूप से आम जनता पर भी पड़ता है और जनता की गाढ़ी कमाई को वसूल कर केंद्र से जो पैसा मिलता है, उसी पैसे से यहाँ के कर्मियों का वेतन चलता है। 1-2 महीने यदि जीएसटी की वसूली कम हो जाए अथवा केंद्र सरकार राशि मुहैया करने में 1-2 महीने विलंब कर दे, तो यहाँ की सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाएगी। महोदय, राज्य अपने संसाधन से धन इकट्ठा करने में पूरी तरह विफल रही। बिजली के मामले में सुधार जरूर हुआ है, परंतु राज्य में एक भी अपना बिजली घर नहीं। दूसरे राज्य या केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। कांग्रेस के जमाने में कई थर्मल स्टेशन हुआ करते थे और सस्ते दर पर निर्बाध बिजली भी मिलती थी। इससे पता चलता है
कि यह राज्य सरकार कल्याणकारी राज्य नहीं होकर व्यवसायी राज्य हो गया। महोदय, एक मेरे मित्र इधर से कह रहे थे कि धन्यवाद दे दीजिए। ये बिजली इसलिए मिल रही है कि जब परमाणु ऊर्जा पर समझौता अमेरिका के साथ मनमोहन सिंह जी कर रहे थे, उस समय पार्लियामेंट में आपने विरोध किया था और सेंट्रल जोन से यूपीए गवर्नमेंट ने पूरे, अगर तमिलनाडु में बिजली पैदा होगी और बिहार में नहीं पैदा हो रही है तो तमिलनाडु की बिजली भी आपको मिलेगी। लेकिन उस समय आपने विरोध किया था और कहा था कि मनमोहन सिंह जी देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जा रहे हैं, जिसके लिए आज आप पीठ थपथपाते हैं कि बिजली पूरे राज्य को हम ठीक से दे रहे हैं। तो जब जब गर्मी का दिन आता है, कई मित्र इसमें शहरी क्षेत्र के लोगों का फोन इंटरटेन करते होंगे और लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ शट डाउन हो गया, 2 घंटे बाद बिजली आएगी। तो माने रोस्टर सिस्टम में बिजली चलती है। तो आप कैसे यह दावा कर सकते हैं कि आप 24 घंटे में 22 घंटे बिजली दे रहे हैं? स्थिति तो यह है महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी, आप इस ओर ध्यान देना चाहेंगे। स्थिति तो यह है कि पटना में मेट्रो के लिए राशि के अभाव में निविदा भी जारी नहीं हो रही है। इसके लिए जायका जापान से बार बार अनुरोध के बावजूद भी ऋण नहीं मिल रहा है और मेट्रो के कई स्ट्रेच के कार्य ठप हैं। यह कैसी 2 इंजन की सरकार है? समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि यह प्रोजेक्ट राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर चला रही है। महोदय, ग्रामीण कार्य मंत्री आज ही सदन में बड़ी जोर चर्चा कर रहे थे कि आपके विधानसभा में इतना किलोमीटर सड़क दे दिया, आपके विधानसभा में इतना किलोमीटर सड़क दे दिया। ग्रामीण कार्य मंत्री की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने नहीं, आज की मैं बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। और इन सड़कों में आप कैसे बनाएंगे? कुछ सड़कों को अभी बनाएंगे, कुछ में जो है मेंटेन करेंगे, फिर उसको 3 साल बाद बनाएंगे, ये तो आपने कहा ही नहीं। ये सिर्फ जो है सो सस्ती लोकप्रियता के आलोक में आपने कहा कि इतनी सड़कें आपके यहाँ बना रहे हैं। अरे भाई, 10 किलोमीटर सड़क है तो 10 किलोमीटर में 5 किलोमीटर आप बनाने जा रहे हैं, 5 किलोमीटर का आप मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, उसको बाद में बनाइएगा। तो कहने का मतलब यह है, साफ साफ सरकार को साफ साफ बात करनी चाहिए। संजोग से ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हुए, अभी नहीं थे, आ गए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री जी के समक्ष एक बात रखना चाहता हूं कि सूबे का चीफ सेक्रेटरी जिले के हर कलेक्टर को यह चिट्ठी दिया है कि इंदिरा आवास में गड़बड़ी हो रही है। ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सूबे का चीफ सेक्रेटरी कह रहा है, अपने कलेक्टर को चिट्ठी दे रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री जी, आप इस पर संज्ञान लीजिए कि जो है तो इसमें गड़बड़ी तो हो ही रही है। एक बात है महोदय, सभापति महोदय, माननीय आप लोग शांति सदस्य बनाए ने रखिए। जो प्रश्न उठाया है महोदय, बात सही है कि पत्र लिखी गई है महोदय। हमने भी सभी माननीय सदस्यों को भी पत्र लिखा है कि ये सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है और 10 जनवरी से काम शुरू है और 31 मार्च तक सर्वेक्षण का काम चलेगा। जो आपके इलाके में, आपके गांव में आप
इस पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। तो आपको पत्र लिख के आगाह भी किया है कि आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए और जहां गड़बड़ी की सूचना है वो हमारे सरकार तक पहुंचाइए, तो उसमें जो गड़बड़ी है उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। माननीय माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने जो कहा, लेकिन माननीय अजीत कुमार सिंह जी अपना बात लेकिन जारी रखिए। मैं आपके माध्यम से अपना भाषण ग्रामीण जारी विकास रखिए। मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप लोगों से आग्रह ये है, आप लोग बैठ आपका जाए, जो उनकी बात सुन ले। तंत्र है, नहीं, आप वीडियो लोग है, बैठ फलाना है, बैठ ठिकाना जाइए, है, उनकी बात को सुन लिया संते जाए। निगल गलन जब गाय तब की करते सीबीआई, संत ही गाय। सत्यदेव भाई समय ने खराब। सुनिए ना, आप अपनी बात आपकी बारी आने पर करिए, उनको बोलने दिया जाए। महोदया, आपकी बारी आए तो आप बोलिए, उनको बोलने दिया जाए। महोदया, अभी बिहार में बीपीएससी की परीक्षा हुई है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हुई है। इसमें दो बातें हैं। परीक्षा के लिए 2 बार परीक्षा ली गई है। एक बार 3 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई है और एक बार 6000 विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई है। 3000 विद्यार्थियों में पास आउट होने का परसेंटेज 6% है और 6000 विद्यार्थियों में पास होने का परसेंटेज 20% है। तो एक चयन के लिए एक ही परीक्षा होनी चाहिए और इसके लिए संविधान भी इजाजत नहीं देता। संविधान कहता है इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। महोदया, जल संसाधन विभाग में जब कोसी को शापित नदी कहा जाता था, तो इसके लिए देश के पहले प्रधानमंत्री ने इस शापित नदी को बांधने का काम किया था। इंद्रपुरी बैराज जो सिंचाई के लिए सासाराम में है, वो बाबू जगजीवन राम जी ने इस योजना को बनवाया था और 22 डैम कांग्रेस के शासन काल में बने थे। उसमें एक हनुमना डैम है जिसका पानी माननीय वित्त मंत्री जी के खेत में भी जाता है। तो कुल मिलाकर इंद्रपुरी बैराज, अभी कई मित्रों ने कहा कि भारत की में मैथिली के लिए कोई चर्चा जो है सो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। माननीय सदस्य, आप संक्षिप्त किया जाए। भारत की साहित्यिक अकादमी द्वारा मैथिली भाषा का दर्जा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1965 में शामिल कराया था। आईजीएमएस जिस पर पीठे थपथपाई जा रही हैं, इसका शिलान्यास ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था और उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय दिलकेश्वर बाबू थे। महोदय, जहां तक सवाल है, माननीय वित्त मंत्री जी, भाई ये तो महोदया, शिक्षा के मामले में तो जो हम फिसड्डी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका समय नहीं काटा जा रहा है, संक्षिप्त करने के लिए कहा जा रहा है। मैं 2 मिनट में कंक्लूड करता हूं। बड़ा बजट दिखाई देता है, लेकिन इस बजट में मैं चर्चा करना चाहता कि सिर्फ 40 रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, इसमें जो ओरिजिनल प्रोविजन है उसमें एक्सपेंडिचर जो है सो बहुत कम है। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, इसमें जो ओरिजिनल प्रोविजन है ये 930 करोड़ ही खर्च है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसमें 15,320.04 करोड़ है, इसमें खर्च है 12,777.67 करोड़। तो इस ढंग से ये 21 का बजट है और 22 के बजट में बड़ी चर्चा होती है। हम 9 विभागों के 23 के बजट के 9 विभागों की मैं चर्चा कर देता हूं, जिसमें शिक्षा के लिए 55,892.37 करोड़ था, जो
मात्र 42,095.78 करोड़ खर्च किया गया। तो बजट लेते कितना, क्यों लेते भाई इतना बड़ा बजट? ग्रामीण विकास का वही हाल है। स्वास्थ्य में तो प्रतिशत जो खर्च है वो 61.74% है स्वास्थ्य में। गृह विभाग में 57.8% है। ग्रामीण कार्य में 64.19% है। पंचायती राज में पूरे बजट का 68.26% है और नगर विकास आवास में पूरे बजट का 55.22% आपने खर्च किया। तो बजट का आकार आप बड़ा क्यों बनाते हैं? आप खर्च ही नहीं कर पाते तो फिर आकार बड़ा बनाने का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, उसमें एक जगह आपने लिया है 1,276 करोड़ केंद्र से खर्चा किया कृषि विभाग में। ये केंद्र प्रायोजित स्कीम है। 1,276.80 लिया, खर्च किया 321.96। तो आप जब केंद्र के पैसे का भी खर्च नहीं करते, उपयोगिता प्रमाण पत्र आप नहीं देते, तो फिर पैसा आएगा कहां से आपके पास? उसी तरह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण की भी बात है। बड़ा कल से ढिढोरा पीटा जा रहा है। अनुसूचित जात जनजात की चर्चा हो रही। माननीय सदस्य अब समाप्त किया जाए। इसमें 18-19 से लेके 22-23 तक का जो हिसाब किताब है, इसमें अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लिए 22.24% केंद्र के पैसे का आप खर्च किए। तो आप कैसे अपने आप को अनुसूचित जात और जनजात का हितैषी मान रहे हैं? उसके पक्ष का भी पैसा आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के महोदय, बराबर तोहमत लगाई जाती है कांग्रेस पार्टी पर। जब से यूपीए गवर्नमेंट आई, श्री अजीत कुशवाहा जी अपना जब पक्ष से रखें। यूपीए गवर्नमेंट आई है, माननीय आपको सदस्य अजीत लगातार कुशवाहा जी आपके लिए अपना पक्ष अनुदान की रखें। राशि हम बढ़ाते गए। कोई वर्ष ऐसा नहीं है जहां कि आपको नहीं बढ़ाया है। बहुत बहुत माननीय सदस्य अजीत कुशवाहा जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, कल बजट माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया। हम लोगों ने पूरा बजट पढ़ा। जानते हैं हम लोग पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ा। बहुत निराशाजनक बजट है महोदय। पूरे बिहार की जनता को हताश करने वाला बजट। क्या है इसमें? हमें लगा कि 70 तक अपने उम्र में पहुंचने वाले मुख्यमंत्री जरूर अपने उम्र के लोगों के लिए कुछ सोचे होंगे। लेकिन अफसोस महोदया, वृद्धा पेंशन नहीं बढ़ाया गया। मात्र 400 रुपए, मिनिमम वेज से भी कम, एक महीने में। यह बिहार की स्थिति है। इस देश में किसी भी राज्य में इतना कम बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलता। यह अपमान है बिहार के बुजुर्गों का महोदया। लंबे समय से मांग हो रहा है कि वृद्ध का, विधवा के लिए, विकलांग, दिव्यांगों के लिए कम से कम 3,000 रुपया, कम से कम 3,000 रुपया दिया जाए। कितना कम है ये सोचने वाली बात है। अध्यक्ष महोदया, माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तैयार हुआ है। महोदया, हमें लगा कि भाई मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी का है तो बहुत कुछ होगा। हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे थे। आर्थिक सर्वेक्षण में है कि लघु उद्यमी योजना के माध्यम से 2023-24 में बिहार में 2 लाख आवेदन आए, जिसमें 40,000 लोगों का आवेदन स्वीकृत किया गया और उनको पैसे दिए गए। लघु उद्यमी योजना पिछले समय जब महागठबंधन की सरकार थी महोदया, तो जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण के बाद यह घोषणा हुआ था कि बिहार के 95 लाख ऐसे परिवार जिनकी आमदनी 6,000 रुपया से कम है, उनको इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा।
और उनको 2 लाख रुपया दिया जाए। महोदया 95 लाख परिवार को देना है इस योजना का लाभ, और 1 साल में 40,000 लोगों को दिया गया। जरा हिसाब जोड़िए, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कई सारे इंजीनियरिंग के छात्र होंगे, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैथ मुझे कम समझ में आता है। मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि 95 लाख परिवारों को देने में 236 बरस लग जाएंगे महोदय। ये दुनिया का अजूबा योजना है महोदय, जिसके लिए 236 साल, पता नहीं आप रहे, हम रहे, कोई रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, पता नहीं। अध्यक्ष महोदया, इस बजट में किसी की बात नहीं सुनी गई। पूरे बिहार में पिछले साल भर से 2 साल से लोग मांगे कर रहे हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं है महोदय। जैसे आशा रसोईया बहनें जिनको 1650 रुपया मिलता है, आशा जिनको कुछ नहीं मिलता, जीविका ANMR जिनको मात्र 10,000 रुपया सैलरी मिलता है, ग्राम कचहरी सचिव, किसान सलाहकार, रात्रि प्रहरी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, वन कर्मी, चौकीदार दफादार, BPSC अभ्यर्थी, ग्रामीण चिकित्सक, शिक्षक, कर्मचारी और सहारा के जुल्म से बेसहारा हुए लोग, विधवा, विकलांग, दिव्यांग, मजदूर, किसान, कुछ इनके बारे में नहीं हुआ। जिनकी मांगे थी किसी को पूरा नहीं किया गया। महोदय, मुख्यमंत्री जी का प्रिय विषय महिला, रोज महिलाओं के बारे में बताते हैं, कल भी कुछ बता रहे थे, आज भी बता रहे थे। एक दिन मैंने देखा विशिष्ट शिक्षकों को पत्र बांट रहे थे, बोला हंसती काहे नहीं हो जी? अरे हंसो, अरे भाई हंसना नेचुरल प्रक्रिया है, हंस आएगी तो हंसेंगी। जबरदस्ती हम मैडम आप बैठी हुई, हम बोले कि आप काहे नहीं हंसती हैं, तो आप हंसने थोड़े लग जाएंगी। मेरी बात कोई अच्छी लगेगी तो आप हंसना शुरू करेंगे। यही विषय है, महिला विषय है महोदया, मुख्यमंत्री जी का प्रिय विषय है। उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, बहुत नाम लिया जाता है महोदय। इसमें बजट में कहा गया, बहुत पिंक टाइप का नाम लिया गया, पिंक टॉयलेट, पिंक बस, पिंक ये, पिंक मतलब क्या, गुलाब समझते हैं? अध्यक्ष महोदया, पूरे बिहार की महिलाएं अपने सवालों पर सड़क पर आंदोलनरत है। आप उनको उचित मानदेय नहीं दे रहे। उन्होंने ऐलान किया है कि हम फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिस तरीके से महिलाओं के श्रम का शोषण किया जा रहा है, आशा को, रसोईया को, अन्य महिला कर्मियों को उनका उचित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, ये औरतें एक दिन आएंगी और अपनी अदालत में आपको खड़ी करेंगी और अपनी चिंगारी से आपको भस्म करके खत्म कर देगी। तो वैसे भी अब ये आप लोगों के जाने का साल चल रहा है, चुनाव है, हाँ कोई जाएगा तो कोई आएगा, ये तो स्वाभाविक है महोदय। किसानों के बारे में कहा गया, आपने दाल के बारे में कहा, अच्छी बात है, लेकिन किसानों की आय दुगनी होगी कि नहीं होगी, इस विषय पर कोई बात नहीं हुआ। महोदय, पहले से जिन फसलों पर MSP मिलता है, अगर उसको नहीं बढ़ाया जाएगा तो फिर किसानों की आय दुगनी कैसे होगी? बिहार में, देश में बिहार के किसानों को सबसे कम जो है MSP मिलता है, सबसे कम MSP मिलता है महोदय। मजदूरों के बारे में, छात्र नौजवानों के बारे में आपने कोई न मिनिमम वेज बढ़ाने का बात कहा, ना मजदूरों के लिए बेहतर जिंदगी हो, उनका मान सम्मान बढ़े, इसके बारे में आपने कुछ विशेष बात कहा। महोदय, हम लोग लंबे समय से कह रहे हैं कि बिहार पलायन स्टेट के रूप में पूरे देश में विख्यात हो गया। महोदय, ये बिहार के लिए गर्व की नहीं शर्म की बात है कि देश भर में बिहार के मजदूर पलायन करते हैं।
पहले आप इसको स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन इस बार वित्त मंत्री जी ने स्वयं स्वीकारा है कि हम कर्नाटका से लेकर हैदराबाद से लेकर दिल्ली और कलकत्ता तक प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता केंद्र बनाएंगे। ये आपकी बातें खुद कह रही है कि इस राज्य के लाखों मजदूर बिहार से पलायन करके बाहर जा चुके हैं। महोदय, प्री मैट्रिक का कुछ बढ़ाने का बात हुआ, छात्रवृत्ति, वो मुझे लगता है कि बहुत लुभावना वादा है। अनुसूचित जनजाति, जाति जनजाति वेलफेयर पर 2023 से 24 के बजट में 3,769 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे बजट में, जिसमें इस सरकार ने मात्र 1,024 करोड़ रुपया खर्च किया। महोदय, मात्र 27%। सोचिए कितना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार को चिंता है। महोदय, स्वास्थ्य का वही क्षेत्र, वही स्थिति है। कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि पहले एक महीना में 29 मरीज आते थे, आजकल 11,000 आते हैं। हमारे यहाँ महोदय पीएचसी है। 2 मिनट है जी महोदय, 2 मिनट काफी है, 1 मिनट बढ़ा दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो 2 मिनट में ही बात रख देंगे। हमारे यहाँ जो पीएचसी है महोदय, वहां एकमात्र डॉक्टर है, एकमात्र कर्मचारी है। अब कोई ज्ञानी व्यक्ति बताए कि एक डॉक्टर एक महीने में 11,000 मरीजों का कैसे देखरेख कर सकता है? भाई, इतना फर्जी आंकड़ा अधिकारी भेजते हैं सरकार को। मैं तो वर्षों से मुख्यमंत्री जी से कहता रहा हूं, नहीं मानते। अब उप मुख्यमंत्री जी, हमारे बड़े भाई सम्राट चौधरी जी हैं, इनसे जरूर मैं आग्रह करूंगा कि आप यंग हैं, आप जरूर अधिकारियों के झूठ को पकड़िए। आपको ये असली आंकड़ा नहीं देते हैं। पिछले बजट सत्र में आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे और आपने मेरे ही सवाल के जवाब में ये सब कुछ लिख के दिया है कि कहां कितने डॉक्टर हैं, आपको लोग बता देंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक डॉक्टर जो है एक महीने में 11,000 मरीजों का इलाज नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, पुरानी बातों में हमें यकीन नहीं है। 1 मिनट। हम तो जवान हुए नीतीश जी के शासनकाल में। महोदय, 2005 में मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री बने थे और मेरे उम्र के जितने नौजवान होंगे, यहाँ कई लोग हैं, वो सब उसी समय जवान हो रहे थे। महोदय, हमने नीतीश कुमार का वो रौबदार चेहरा भी देखा जब रेल मंत्री हुआ करते थे। एक्सीडेंट हो गया महोदय, रिजाइन दे दिया उन्होंने, वो नीतीश कुमार थे। महोदय, वो नीतीश कुमार जब बिहार में मुख्यमंत्री थे 2013 में, जब गुजरात से नरेंद्र मोदी को यहां पर लाया गया देश में, तो उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया और कहा कि बिहारी है हम, गुजराती व्यापारियों का राज बर्दाश्त नहीं करेंगे। महोदय, बिहार का अपना एक गुरूर है। महोदय, आपका समय समाप्त। बिहार का महोदय, 1 सेकंड महोदय, 1 मिनट महोदय। भाई आप महोदय, बिहार की अपनी प्रतिष्ठा है महोदय। सुनिए ना, एक तो आपकी पार्टी में एकता नहीं है। आपके पार्टी के 2 नेता ने 2 लोगों का नाम भी। शांत रहिए कैसे जी, कैसे जी, बैठिए बैठिए। अरे रुकिए भाई, आपकी पार्टी के 2 नेता ने 2 लोगों का नाम दे दिया। नहीं महोदय, एक ही नहीं दिया, मेरे पास कागज है। नहीं, मेरा ही है महोदय। वो दोनों लोग 2 तरह के नाम दे दिया। मेरे पास है, वो मेरा ही है महोदय, मेरा। 1 मिनट। अरे भाई, नाम मेरे पास है, समाप्त हो गया आपका समय। बैठिए। एक महोदय, एक शेर। श्री अख्तरुल ईमान। महोदय, एक महोदय, आपने तो रोक दिया मुझे। हो गया भैया, एक शेर सुन लीजिए महोदय, एक शेर महोदय, एक सुन लीजिए, एक सुन लीजिए महोदय, महोदय, बस एक शेर। एक शेर कल बरबस मुंह से आ गया तो मैंने याद कर रही है, मैंने सोचा कि आपको जरूर सुनाऊंगा। अब तक तो बोल चुके होते हैं। कल जब बजट समाप्त हो रहा था और मुख्यमंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री को पकड़ा तो एक शेर याद है महोदय। बस महोदय, कोई बशीर बद्र का शेर है महोदय, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। शुक्रिया महोदय। अख्तरुल जी बोलिए। अख्तरुल ईमान जी। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट का समय आपके पास है। सर, मैं समझ रहा था कि विद्वान और बलवान मंत्री जो बजट पेश करेंगे और 20 साल पुरानी सरकार का बजट होगा, यकीनन होगा कि काया पलटने वाला बजट होगा। लेकिन बड़ी निराशा आई है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अब तक नहीं हो सका। पूर्णिया को उपराजधानी
और हाईकोर्ट बेंच का मुतालबा था, इस पर बिल्कुल खामोशी छाई रही। वृद्धा पेंशन में मुझे याद है 2006 में आया था मैं, 27,000 करोड़ बजट था, आज 15 गुना लगभग बजट बढ़ा है, लेकिन गरीबों का, विकलांगों का पेंशन आज भी महोदय 300, 400, 500 रुपए है। 3,000 किया जाए, उन गरीबों की मैं मांग रख रहा हूं। महोदय, किसानों के हित में काम करने वाली सरकार जब कृषि बजट में कटौती करती है तो किसानों का उत्थान नहीं कर सकती है। प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्प डेस्क की बात इन्होंने कही है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के बच्चों का क्या हाल है उसके बारे में सरकार ने कोई वेलफेयर की स्कीम की बात नहीं की है। सिंचाई का मामला बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा है। 1 मिनट सर, MSDP जो प्रधानमंत्री जन विकास योजना है वो पिछले 5-7 सालों से बंद पड़ा है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को नहीं बढ़ाया गया है और 2013 के वक्फ के नियमावली के अनुसार 1 साल के अंदर में वक्फ का सर्वे कराया जाना था, लेकिन इस सरकार ने उस सिलसिले में भी कोई कदम नहीं बढ़ाया है। गरीबों का, किसानों का, युवाओं का, पलायन मजदूरों के अधिकार का हनन हुआ है। एक शेर में भी पढ़ लूं सर, एक शेर में भी नहीं सर, सबने एक शेर पढ़ा है। नहीं सर, एक शेर में भी पढ़ूंगा सर। आपके पास है 2 मिनट, बोलिए। फिर कभी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2025 और 26 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है सदन में, उस बजट को गंभीरता से स्टडी करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 3,17,000 करोड़ का जो बजट है, उस बजट में स्कूलों में काम करने वाली रसोइया जो 1,600 रुपया में 1 महीना काम करती है, उसके वृद्धि के लिए कोई इंतजाम नहीं है। पंचायतों में अवशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने वाले स्वच्छता कर्मी और पर्यवेक्षक के जो मानदेय 3,000 है, उसके बढ़ोतरी की कोई बात नहीं है। आशा, ममता, जीविका के मानदेय जो 18,000 रुपया होने चाहिए, उनके मानदेय पर कोई चर्चा नहीं है। मैं चर्चा करना चाहता हूं, हाशिए पर खड़े जो गरीब, दलित, पिछड़ा, अकलियत के लोग हैं, उनके जो बिजली बिल है, वो बिजली बिल इस कदर बढ़ रहे हैं और बिजली बिल नहीं देने पर बिजली का कनेक्शन होता है, FIR होता है और फाइन करके जबरिया बिजली के अधिकारी जो है वसूली कर रहे हैं। माननीय बिजली मंत्री बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बिजली मंत्री का जो बिजली है, जिस चक्रवृद्धि ब्याज से उनके बिल बढ़ रहे हैं, आज लाखों लाखों रुपया का बिल गरीबों के कट रहे हैं। सभी माननीय विधायकों के पास गरीब जाते हैं, माननीय विधायक लाचार है और जबरन पुलिस के दम पर वसूली किया जा रहा है और नहीं वसूली करने पर जेल भेजा जा रहा है। यही तो माननीय नीतीश कुमार का ये 20वां बजट का देन है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट लाई है NDA की सरकार, वो बजट जो है कहीं से आशा, ममता, जीविका, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों और किसानों के लिए, किसानों के हित में ये बजट नहीं है। ये बजट अशोक चौधरी के हित में है, जो ग्लोबल टेंडर के नाम पर 50-50 करोड़ का टेंडर बनाते हैं और कमीशन उनका भाई वसूलने का काम करता है। ये है ग्लोबल बजट। ये ग्लोबल बजट उनका है, मंगल पांडे का है, जो 200 करोड़ रुपया का टेंडर करता है, कमीशन लेता है। 10 मिनट का समय केवल आपके पास है। सवाल सदन में उठा रहे महोदय, अगर प्रमाण नहीं है महोदय तो इनको इस तरह का सवाल नहीं उठाना चाहिए और बगैर प्रमाण का इस तरह का बात नहीं उठाना चाहिए। बैठ जाइए सत्येंद्र जी, बैठिए, सत्येंद्र जी बैठिए, बोलिए राजकुमार जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपनी सरकार का कि मुझे 1 मिनट आय व्यय पर। राजकुमार जी 1 मिनट, माननीय मंत्री जी बोलना चाहते हैं। महोदय, हमारे मंत्री श्रवण जी ने जो उठाया है, ये इस सदन के परंपरा का प्रश्न है। उसी आसन से कई बार निर्णय हो चुका है कि इस सदन के मंत्री ही नहीं, किसी सदस्य के विरुद्ध भी अगर कोई व्यक्तिगत आरोप आक्षेप लगाना हो तो पहले सबूत दिखा के आपसे इजाजत ले ली जाती है, तब सदन में उसका उल्लेख किया जाता है। और अगर
आपसे इजाजत लेके हुआ है तो ठीक है, वरना इसको सदन की कार्रवाई से निकलवा हम देख लेंगे। ठीक, राजकुमार जी आप बैठिए, दुर्गा जी नहीं बैठिए, चर्चा नहीं होगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और अपनी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे भी आज आय व्यय पर बोलने का मौका मिला है। मैं कल से ही देख रहा हूं कि इस सदन में कालखंडों का कंपैरिजन सभी लोगों ने लगभग किया है और शुरुआत माननीय नेता प्रतिपक्ष की तरफ से हुआ, तो इस संक्रमण से मैं भी अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूं। उन्होंने 1990 से पहले की बात की। जब 1990 से पहले की बात हुई तो मैं थोड़ा और पीछे चला गया। एंड अध्यक्ष महोदय, आई जस्ट recalled something because I have been a student of history. So I started comparing Bihar of 1990 and 2005 with the medieval ages of 5th and 15th century after the fall of Roman Empire. The entire age was marked with decline in law and order, rampant corruption, breakdown of social machinery. Everywhere there was chaos. And that is the scene which we witnessed in Bihar during the period. And the result was exodus. Exodus of not only trade and commerce, of aspiring students, youth who wanted employment, and the result after exodus and after going to Delhi, Bombay, Madras, everywhere, those ignominious acronyms that were attributed to the word Bihari. This was all because of the period that witnessed Bihar during 1990 and 2005. Or एक और, one of the most classic example of this period, in that period, lords used to ask for land for military service. That was very lucrative in those days. And here we have all seen land for government services. This is very similar to the period of those dark ages of medieval Europe. अब मैं कहूंगा कि इन विपरीत परिस्थितियों में जिस तरीके से बिहार को बदनामी और गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकालने का काम एक व्यक्ति ने किया, जिस पे बिहार ने विश्वास किया, बिहार की जनता ने, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। और इस परिस्थिति से जब मैं देखता हूं तो मुझे जयशंकर प्रसाद की एक कविता याद आती कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, धाराएं यदि प्रतिकूल ना हो। वह पथ था बिहार की वो परिस्थिति 1990 से 2005 की, और वो पथिक नीतीश कुमार, जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलते हुए उस 23,000 करोड़ के बिहार को आज 3,17,000 करोड़ का बिहार बनाया और देश की सबसे तेज गति से चलने वाली आर्थिक व्यवस्था भी बनाई। ये पूरा सम्मान उनका न सिर्फ उनका दूरदर्शी नेतृत्व रहा है, बल्कि इसमें जो डबल इंजन की हमारी सरकार रही है, केंद्र की सरकार, एनडीए के माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और माननीय नीतीश कुमार जी का कुशल नेतृत्व, जो बिहार को आज इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। और आज देश में कहीं पे भी हम जाते हैं तो बड़े गर्व के साथ बिहारी होने का सम्मान पाते हैं। आज इस बजट पे जितनी बातें कही गई हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा, चूंकि 5 मिनट का ही समय आपने दिया है। न्याय के साथ विकास, और इस न्याय के साथ विकास में सबसे पहला जो काम था, जो चैलेंज था जब सरकार आई, उस वक्त था कि यहाँ पे कानून व्यवस्था को स्थापित करना, और उसके लिए जो मात्र 42,000 यहाँ पे पुलिस कर्मी थे, उसकी संख्या को बढ़ाकर 1,10,000 किया गया। सिर्फ 814 थाने थे अध्यक्ष महोदय, आज 1,380 थाने हैं इस राज्य में। और महिलाओं की संख्या तो हम सब जानते हैं, पुलिस की नौकरी में आज 30,000 से अधिक है, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है। ये महिला उत्पीड़न, महिलाओं को भी न्याय दिलाने के लिए ये एक बहुत ही दूरदर्शी पहल है माननीय नीतीश कुमार जी का, और उसी को देखते हुए लगातार महिलाओं को नौकरियों में, जो 2016 के बाद से सभी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया, ये
आधी आबादी के लिए न सिर्फ सम्मान की बात है, बल्कि उनको सशक्त करके बिहार के हर परिवार को एक उन्नत परिवार, एक समृद्ध परिवार बनाने की दिशा में उनका कार्य है। उन्होंने ये कार्य बखूबी लगातार किया है और आज प्रगति यात्रा के माध्यम से आज तमाम जिलों में जाके जिस तरीके से योजनाओं का निरीक्षण एक मुख्यमंत्री जिले में जाता है तो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए नहीं जाता है, वो तो स्वतः मिलता है उसका माइलेज, लेकिन वो जब मुख्यमंत्री हर साल अपने जिले में किसी न किसी यात्रा के माध्यम से सरकार की चल रही योजनाओं का निरीक्षण करता है तो लगता है कि बिहार सचमुच में एक अच्छे हाथ में है और बिहार इसी हाथ में आने वाले समय में 2025 से 30 के बीच में भी रहेगा और बिहार की प्रगति और हम लोग एक अग्रणी राज्य के रूप में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज शिक्षा पे 60,000 करोड़ से अधिक का बजट दिया गया है, स्वास्थ्य पे 20,000 करोड़ से अधिक का है, 20,000 करोड़ से अधिक का स्वास्थ्य पे, ग्रामीण विकास पे 16,000 करोड़ से अधिक का है। ये तमाम चीजें जो हैं, जो लोग चर्चा करते हैं कि हमारा ह्यूमन इंडेक्स में हम काफी नीचे हैं, हाँ हैं हम नीचे, लेकिन आपके पास केवल इस नीचे रहने की वजह भी आप ही लोग हैं जिन्होंने बिहार को 15 साल तक इतने गर्त में डाला कि उससे बाहर निकलने में जिस तरीके के उद्योग, जिस तरीके के उद्यम की आवश्यकता होती है वो हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हम सब कुछ कर चुके हैं। चूंकि 1 मिनट का ही आपने समय दिया है तो मैं अपने क्षेत्र की भी कुछ समस्या के बारे में, चूंकि संबंधित मंत्री जी भी हमारे यहाँ पर हैं, मैं कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री जल संसाधन भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मंत्री जी से आग्रह होगा कि बाढ़ से अस्थायी निदान के लिए रिंग बांध के निर्माण की प्रक्रिया में थोड़ी और तेजी लाई जाए ताकि लोगों को अस्थायी निदान मिले, और सामो एवं मटिहानी के बीच जो प्रस्तावित पुल है वो उसके निर्माण के लिए भी उस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री, संबंधित केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया जाए और इस बीच में सामो और मटिहानी के बीच में एक पीपा पुल का निर्माण करा दिया जाए ताकि वहां के लोगों को आवागमन और अन्य सुविधाओं में सुविधाएं मिले। मैं समय का पाबंदी रहना चाहता हूं और अंत में अटल जी की एक कविता से 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि अभी हमारा मार्ग लंबा है। कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग जो कविता करने कहते, मेरा भी कवि हृदय जाग रहा है, लेकिन आज नहीं कहेंगे, बाद में कहेंगे। बैठिए बैठिए। मान्य आप आसन से इतने सदस्यों का शेर और शायरी सुनते हैं, कुछ आसन सुना देता तो समझिए पूरा सदन उपकृत महसूस सुना देंगे, लेकिन आज नहीं सुनाएंगे, फिर कभी। माननीय सदस्यगण, बजट पर वाद विवाद कल दिनांक 6 मार्च 2025 को भी जारी रहेगा। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 5 मार्च 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या 28 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। अब सभा की कार्यवाही बृहस्पतिवार। बैठिए 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 मंत्री जी, मंत्री बैठिए। अब सभा की कार्यवाही बृहस्पति